तुम्हारी समस्याओं का समाधान। कौन बनेगा एमएलए? तुम्हारा वोट, तुम्हारा फैसला। सही चुनाव करो, सही भविष्य बनाओ। You are watching FNI News। नमस्कार, कौन बनेगा एमएलए के हमारे इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं हमारे वजीरपुर विधानसभा के जो वर्तमान एमएलए हैं श्री राजेश गुप्ता जी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊहापोह की जो स्थिति है वो सभी पार्टियों में बनी हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें 18 वर्तमान विधायकों को टिकट जो है वो काट दिया गया है। ऐसे में राजेश गुप्ता जी पूरी तरह से तीसरी बार ताल ठोकने के मूड में लग रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत। आज हम पहला एपिसोड अपना कौन बनेगा एमएलए का आप ही से शुरुआत कर रहे हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली बार जब आप विधायक बने तब रेस में कोई नहीं था, दूसरी बार भी कोई नहीं था, अब 2-3 लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ताल ठोक रहे हैं कि हमें भी टिकट मिले। क्या कहोगे? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई नहीं था। अगर आपको तो शायद नहीं पता हो, लेकिन उस वक्त भी बहुत लोग टिकट मांग रहे थे। तो पहली बार तो दरअसल 2013 में जब खैर मैं तो उस टाइम अमेरिका चला गया था, आंदोलन में तो मैं था, लेकिन फिर मैं अमेरिका चला गया। तो उसके अंदर बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने प्रवीण कुमार भीम जी को, जो महाभारत में भीम थे, उनको टिकट दी। ये देखते हुए कि भाई वो एक जाना पहचाना चेहरा है, तो चुनाव लड़े, बहुत अच्छे वोट उनको मिले। लेकिन हम लोग कुछ वजह से, जिसमें 2 निर्दलीय जो बड़ी वजह बनी, जिसपे टॉर्च पे और एक और सिंबल था शटल पे, बहुत वोट हमारे खराब हुए और वो चुनाव हम हार गए। उसके बाद में 2014 का चुनाव हुआ, तो चुनाव में सरप्राइजिंगली हमको दिल्ली की विधानसभा से ज्यादा वोट मिला। 2015 में भी बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, और टिकट आपको याद हो तो सुरेश भारद्वाज जी को मिली, जो जिनकी बहू आज भी काउंसलर है। पूनम भारद्वाज जी जहाँ हम खड़े हैं वही काउंसलर है। लेकिन भाग्य की बात थी, और यही कह सकता हूँ, और क्या कहूँगा, भगवान जो चाहते थे वही जो रावण चिता था, तो वो टिकट मुझे मिली अगले दिन, और रिकॉर्ड वोटों से जीता। 2020 के अंदर आप कह सकते हैं मांग रहे थे, आप जानते हैं कि कुछ लोगों के आप नाम जानते मांग रहे थे, तो लेकिन वो ज्यादा बात उस वक्त चल नहीं पाई। अब तीसरी टर्म है, अब भी मांगने वाले जरूर है, लेकिन अब खुल के सामने आ रहे हैं। खुल के पहले भी मेरा ये कहना है कि मांगने दीजिए। अब ये तो देखो प्रजातंत्र है, मांगने वाले को भी ये देखना है कि मुझे मैं मांग लेते क्या, मैं भी बहुत कुछ मांगता हूँ, आपके मन में बहुत कुछ है कि आप रविश कुमार जी जगह जाके बैठ जाए, अर्नब गोस्वामी का चैनल आपका हो जाए, इसमें कोई मांगने में कोई दिक्कत नहीं। मांगनी चाहिए। अब जो होगा वो देखते हैं, अब मतलब 1-2 दिन की बात है, आपको पता लग जाएगा। आपकी अपनी पार्टी में इंटरनल चुनौती जो है, चैलेंजेस हैं, वो क्या समझते हैं? फिर बात करेंगे दूसरी पार्टी की। नहीं, मेरे को कोई खास चैलेंजेस लगते नहीं। जब लोगों का ये कहना है कि तीसरी बार का चुनाव है, तो कुछ ऐसा होता है कि तीसरी बार में लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई 10 साल हो गए जी, हमारा ये काम रह गया, ये हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में ये बात आप समझ लीजिए, आज भी मेरे यहाँ पे 100 मीटिंग हो रही है, रेवड़ी पे चर्चा जो बेनिफिशियरी क्लास है उसमें होती है। इसके अलावा RWS की मीटिंग होती है, मैं अभी करके आया हूँ 100 लोगों की 6-7 के शुभ में, आप वीडियोस देख सकते हैं। और सुबह मैंने J ब्लॉक फेज 1 के अंदर कोठियों में मीटिंग करी थी, मैं रोज कर रहा हूँ। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग मोटे तौर पे काम भी बताते हैं, जो मैंने उनके करे हैं बहुत सारे 10 सालों में। साथ में उनको ये भी मालूम है कि अगर काम में कोई डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, ऐसा मैं उनको बताता हूँ। मुझसे बात करते रहते हैं, हर प्रोग्राम में, शादी में, ब्याह में, तो मंदिर में सुबह प्रभात फेरी में साइकिल चलाते हुए उससे मिलते रहे। तो एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब पब्लिक में नहीं है। पब्लिक के काम तो चलते रहेंगे, लगातार चल रहे हैं, ऐसा नहीं है खत्म हो जाएंगे, लेकिन लोगों से मिलना, लोगों को समझना, ये बहुत जरूरी होता है। तो मैं जितना अरविंद केजरीवाल जी को जानता हूँ, और जितना आप मुझे भी जानते हो या देखते हो, तो मैं नहीं समझता कोई खास ऐसी एंटी इनकम्बेंसी है। ठीक है, कुछ लोग जरूर ऐसे हो सकते हैं, इनको लगता है कि भाई हमारी कुछ एस्पिरेशंस है, तो वो होंगी, उन्हें आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन 10 लोग नहीं जुड़ते भी रहते हैं, नई बातें होती रहती है, और थोड़ा बहुत चलता रहता है। घर परिवार में 4 लोगों की कुछ बात तो होगी। तो पार्टी ने क्या वजह सोची, क्या ये हरियाणा मॉडल पे पार्टी बीजेपी के ने जो हरियाणा मॉडल अपनाया है कि एंटी इनकम्बेंसी के डर से उन्होंने वर्तमान विधायकों की टिकट बड़ी तादाद में काटी? क्या आम आदमी उसी पे काम कर रही है? देखो, ऐसा है कि अगर आप 2020 का निकालोगे तब भी तकरीबन इतनी सीट्स कटी थी। बस ये है कि पिछली बार मिक्स तरीके से कट रही थी, जो लिस्ट आती थी उसमें 3 नए थे, 2 पुराने थे, 4 रिपीट थे, तो आपका उस पर इतना ध्यान नहीं किया। इस बार पार्टी ने जो सिटिंग एमएलए में से एक की भी सीट अनाउंस नहीं करी, पता आपको?
एक भी सिटिंग एमएलए की सीट अभी अनाउंस नहीं करी है। जिनको उन्होंने बदलना था उनको बदल दिया, क्योंकि पार्टी के पास अपने सर्वे होते हैं कि भाई कहीं एंटी कमर्सी किसकी है, पार्टी से नाराज है, कैंडिडेट से नाराज है, एमएलए से नाराज है, सब देखते हो। तो जो बदलने थे मोटे तौर पे जो मेरी जानकारी है वो ये है, बाकी तो आपके बाद एक दो दिन में आ जाएगी। हाँ, कुछ चीजें ऑफ कैमरा भी होती है, तो उसमें यही है कि मोटे तौर पे आप ये समझिए कि जो जिनकी थी उन्होंने वो काट दिए, और जो भी सीटें आप देखते हो 31 सीटों में, उनमें से सिर्फ 2 ऐसे हैं जो मौजूदा एमएलए दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन दोनों एमएलए की फिर सीट चेंज करेंगे। जैसे राखी बुल्लान जो है माधीपुर से लड़ रही है मोहनपुरी की जगह, और मनीष सिसोदिया जी पड़पड़गंज की जगह जमपुरा से लड़ रहे हैं। 2 एमएलए ऐसे हैं जिनके बेटे लड़ रहे हैं, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हो गए थे, उन्होंने इच्छा जाहिर करी, और क्योंकि वो अपने एरिया में बड़े मशहूर पॉपुलर लोग हैं। कैलाश सिंह सानी जी के बेटे शादी जी लड़ रहे हैं, और कृष्णा नगर के जो एमएलए हमारे बग्गा साहब हैं उनके भी बेटे वहां से लड़ रहे हैं। तो ये नामों को छोड़ के जितने भी नाम है मोटे तौर पे या तो वो नए हैं, और ज्यादातर और कुछ लोग वो भी हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए, जैसे सरिता सिंह जी है रोहतास नगर से, वो उनको दोबारा मौका दिया गया है। ऐसे कुछ और सीट्स हैं यहाँ पर, पिछली बार वो हार गए थे, उनको दोबारा मौका दिया। तो जो सिटिंग एमएलए है उनमें से कोई भी इसमें नाम नहीं, चाहे वो अरविंद जी हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो आतिशी जी हो, चाहे वो खुद क्यों ना हो। ये बताइए कि भाई यहाँ पर जैसे अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी एक नया चेहरा, बिल्कुल फ्रेश चेहरा इस विधानसभा से उतार सकती है, तो ऐसे में चुनौती बढ़ेगी या कम हो जाएगी आपकी कैंडिडेचर के लिए? देखो दोस्त, चुनाव तो चुनाव होता है, और जनता किस चेहरे को कैसे लेती है ये जनता के ऊपर होता है। मैं अपने 10 साल के टेन्योर में जो मैं लोगों में जाता हूँ, और आप भी जाते हो, तो जनता कितनी खुश है कितनी नाराज है वैसे तो वोटों से पता लगता है, लेकिन हम जो पीछे से सुनते हैं तो वो काफी पॉजिटिव सुनते हैं। क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं कॉन्टिन्यूसली पब्लिक में रहता हूँ, ये आप जानते हैं, मैं लोगों के घर ही चला जाता हूँ, बुलाता कहूँ जाता कहूँ, आपके घर भी आया हूँ 2-3 बार। तो रही बात फ्रेश चेहरे की, देखो बीजेपी किसे उतारती है तो बीजेपी की मर्जी है, उनकी पार्टी है, वो जिस मर्जी को उतारे उनका अधिकार है। बाकी हर आदमी के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। पुराना लड़ेगा तो उसमें एक्सपीरियंस होगा, वो चीजों को जानता होगा, नया होगा तो उसमें एक नया जोश हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स कि कौन आता है, उस हिसाब से रणनीति होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता मोटे तौर पे चीजों को जानती है, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव नहीं है लोकसभा का, कोई आ गया पार्टी के नाम पे ही सब कुछ चला गया। पार्टी को भी देखेंगे, कैंडिडेट को भी देखेंगे, मेरे 10 साल को देखेंगे, खुश हैं तो अलग रिएक्ट करेंगे, नाराज है अलग रिएक्ट करेंगे। एक बात बताइए कि जो जो माहौल फेवर में आम आदमी पार्टी के पहले 2 बार में रहा, इस बार वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। तो जब आप टिकट आपको मिलती है, आप मैदान में उतरते हो, तो चेहरे पे चुनाव होगा या पार्टी की कोई ऐसी आपको लग रहा है कि पार्टी इस बार उतने सशक्त तरीके से मार्केट में है, लोगों के बीच है कि भाई जो एक क्लीन स्वीप वाली जो बात है, जो पहले एक्सपेक्टेड हम करते एक्सपेक्टेशन रहती थी, वो इस बार कोई संभावित है? 2013 में कोई नहीं मानता था कि 28 सीटें आएंगी, लोगों का मानना था कि केजरीवाल जी अपनी सीट भी बचा जाए बड़ी बात है, बल्कि लोगों का ये कहना था कि शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अपना चुनाव भी हार जाएंगे। 28 सीटें आई और कुछ सीटें बड़े कम मार्जिन से भी हार गई। अगले चुनाव में लोगों को लगा कि हाँ भी केजरीवाल जी कुछ करेंगे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी और 67 सीटें 70 में से केजरीवाल जी लाएंगे, और रिकॉर्ड वोटर्स एक तरफा। उसके बाद में लोगों ने कहा चलो जो तुक्का था लग गया। लेकिन उसके बाद में वजीरपुर की बात करूँ तो एमसीडी के चुनाव हुए, 2 सीटें में एमसीडी चुनाव में जीते, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते। उसके बाद का चुनाव हुआ, फिर से जब मेरा चुनाव, लोकसभा के चुनाव अलग चलते हैं, आप जानते हैं पैटर्न बदलते, फिर भी हमने अपने आसपास में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है 2019 में भी और इस साल भी। अब रह गए 2020 का, जब मैं चुनाव लड़ा तो लोगों का कहना था जो तुक्के थे वो पूरे हो गए। शाहीन बाग का एक मुद्दा जबरदस्ती बनाया गया, उस सबके बावजूद 6 सीटें तो देखो वहीं आ रही, जमुना पार 8 हारे 6 वहां हारे, लेकिन जो 62 सीटें जीते फिर रिकॉर्ड से जीते, और मैं उसमें 4 अवार्ड जीत गया। केशवपुरम जैसे क्षेत्र में मैं जीता था, और जहाँ खड़े हुए C1 C2 C3 मुझे भरपूर वोट मिले हुए, आप जानते हैं। तो लेकिन मैं पहले आपको बताता कि केशवपुरम हम जीत रहे हैं, आप नहीं मानते। मैं पहले आपसे कहता कि कोठी में लगभग बराबर वोट है, आप नहीं मानते, क्योंकि हमारा वोटर लाउड नहीं है, वो शोर नहीं मचा रहा। अब वो जो वोटर शोर मचा रहा है, कल मेरे परसों काटोगरी मीटिंग करी, बैठे हुए थे, मैंने सब बात कर रहे थे, तो अंकल कह रहे थे कि नहीं जैसे अब नहीं होगा, अब इतना अच्छा नहीं होगा, इतना नहीं होगा। मैंने पूछा अंकल एक बात बताओ, मैं सच्चे बताना, कहते नहीं मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम अच्छे हो। मैंने एक बात बताना, सच बताना, आपने कभी आम आदमी पार्टी को वोट दिया? मैं जानना चाहता हूँ, कभी नहीं दिया। जब कभी दिया ही नहीं बॉस, वही लोग हैं जो आज भी छोड़ना चाह रहे हैं जिन्होंने दिया। आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने कहा हो कि मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और मैं अब नहीं दिया। ऐसे कितने लोग, ऐसे लोग है नहीं है, बहुत कम है। आज वोट कांग्रेस का कितने लोग आपको मिल रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस के वोट आ जाएंगे, आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं हम कांग्रेस को वोट देंगे इस बार? बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो लड़ना भी कोई नहीं चाहता कांग्रेस से, तो अब जानते हो इस बात। तो ये बातें हमें लगती जरूर है
लेकिन जनता अपने विचारों को इतनी जल्दी नहीं बदलती, बशर्ते कि कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट उनके साथ में बहुत बुरा ना कर दे। तो नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन या शिकायतें हो सकती हैं या उम्मीदें हो सकती हैं, मैं अच्छा शब्द इस्तेमाल करूंगा कि मेरी उम्मीद थी, उतना नहीं हुआ, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो आपकी पार्टी को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो रिजल्ट इस बार भी आप अपेक्षित कर सकते हैं कि लगभग कमोवेश वही रहेगा, 2-4 ऊपर नीचे भी हो जाए तो बड़ी बात समझ में जाए। गुटबाजी हर दल में होती है, और इस बार जिस तरह से गुटबाजी दलों में ज्यादा, इस विधानसभा की बात करूं तो हर पॉलिटिकल पार्टी के गुट में दिख रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपके दल में भी कोई गुटबाजी है या उसका कोई नुकसान रहेगा, या कोई ऐसा लग रहा है कि भाई जो आपने काम किए हैं वो उस चीज को ओवरकम कर देंगे, ओवरशैडो कर देंगे? देखो, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि हर दल के अंदर कुछ गुट बने हुए हैं और वो अपनी टिकट मांगे अपने लिए, अपने लोगों को इकट्ठा करें और ये कहें कि टिकट हमें मिल जाए। ये बहुत स्वाभाविक है हर पार्टी में, जैसे आपने कहा। तो रही बात फायदे नुकसान की, तो ये जनता ने तय करना होता है। जनता इस बात को देखती है कि जो आदमी टिकट मांग रहा है वो की क्या स्टैंडिंग है, वो कितना अच्छा है, वो कितना बुरा है, किसने बनाया था, कौन उसको लेके आया था, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या उस पर वाजिब वजह है, ये सिर्फ वो अपने लिए मांग रहा है। सब अपने आप को अच्छा बता सकते हैं, एडवर्टीजमेंट है कि भाई मुझसे अच्छा कोई नहीं, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो लोग मांग रहे हैं उनकी वजह जनता, वैसे जनता से पहले पार्टी को तय करना है। तो पार्टी, देखो मैं पार्टी के तौर पर बात बताता हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का। अरविंद जी जेल में रहे कुछ महीने, मनीष जी रहे, कितने प्रदर्शन हुए, कितने लोग उसमें गए, कितने लोगों ने इस बात को रखा, कितने लोग टीवी पे जाके अपनी पार्टी के लिए खड़े हो रहे हैं, कितने लोग विधानसभा में खड़े होकर मुद्दे को उठा सकते हैं। जो विधायक नहीं है वो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनता में तो जा सकते थे, कम से कहीं कहीं प्रदर्शन वहां तो जाते हैं, किसी भी पार्टी के लिए कह रहा हूँ मैं। तो पार्टी ये देखती है कि जिस आदमी को टिकट दे रहे हैं वो जनता के लिए और हमारे लिए कितना अपना है। पब्लिक को वो कहना बहुत आसान है कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ, आप मेरे भाई हो, ये मेरी भाभी है, मेरे बच्चा गले को उठा लेना, लेकिन उसको अपना मान लेना, अपने मन में विचारों को लेके आना। जब आप किसी को पार्टी में लाते हो, टिकट देते हो, कुछ बनाते हो, तो अपना मान के करते हो, अपना मानते हो कि चलो ये मेरा है, मेरे साथ है। तो चीजें कहीं भी उल्टी सीधी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक विजडम में लोग समझते नहीं है, लोग सब समझते हैं। आप कितना भी चीजों को दिखाने की कोशिश करा कीजिए, मोटे तौर पर लोग समझ जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। आपका कहना है कि आंकड़ों की बात करें तो इस बार अनएक्सपेक्टेड था, पहले भी जीत आम आदमी पार्टी की, और इस बार भी लोग जैसे अनुमान लगा रहे हैं कि वो उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाएगी आम आदमी पार्टी जैसे कि पहले उतरी है। तो आप ये बताएं कि क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप मानते हैं कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आम आदमी के 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसे लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फिर दोबारा हम जो है एक मेजोरिटी फिगर को अचीव करेंगे? देखिए, पहली बात तो लोगों को जो फायदे मिले, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, पूरे इंडिया में कोई एक आप स्टेट बता दीजिए यहाँ आती है। 2014 में आपके मेरे दोनों ही घर पे इन्वर्टर थे, आज तो नहीं है। 8,600 किलोवाट की इस बार डिमांड थी इस साल, पीक से भी पीक कर गई, फिर भी लाइट नहीं गई। आपके सामने तीर्थ यात्राएं कराई गई, कौन करा रहा था इससे पहले? हमने सरकारी तौर पर भी कराई, मैंने निजी भी कराई गई, आपको लोगों से मिलवा सकता हूँ, इंटरव्यू कर लीजिएगा। वो हमने कराई। रामेश्वरम तक हम लोगों को एसी ट्रेन से, एसी बस में भेजेंगे, यहाँ से बस जाती है, ट्रेन जाती है, वहां से 5 स्टार उनको होटल, बहुत 5 स्टार फैसिलिटी, मतलब 5 स्टार ना हो लेकिन एसी और सब कुछ खाना पीना उनको दे रहे हैं। हमारे दीपचंद मंदिर जैसे आप अस्पताल दे सकते हैं, जहाँ पे 500 दवाइयाँ फ्री मिल रही है, टेस्ट हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हुए, बार बार रोके गए फिर भी हम चलाते रहते हैं आपके सामने। हमने महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री करी, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, वो समझ नहीं पाते कि ये इंसेंटिव है एक महिला को जाने का कि चल तेरे को आने जाने का तो फ्री है, तो उठ के चला जाए तो क्या दिक्कत है। हमने पुल बनाए, बदीपुर का पुल देखिए, 104 करोड़ रुपए बचाए, 100 करोड़ रुपए पूरी दिल्ली की दवाइयाँ फ्री कर दी। और दिल्ली के अंदर पिछले 9 साल में कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं? 32। अब यहाँ से जाइए, मोती नगर बन रहा है, रजौरी गार्डन बन रहा है, ये इंफ्रा पे काम हो रहा है, चारों तरफ मेट्रो आपको सामने दिखाई देती है, पहले भी थी। आप सत्यवती से उतरिए, एक बीच में से मेट्रो चल रही है, दोनों तरफ एलिवेटेड रोड है, बताइए कहाँ आपने ऐसा इंफ्रा देखा पूरे भारत में? कहीं बता दीजिएगा कहीं हो तो। पीडब्ल्यूडी के रोड है दिल्ली सरकार के, आप बताइए मेरे किस रोड पे आप ग्लास में पानी भर के ले जाइए, कहीं छलक जाए तो? काले रोड है, आप देख लीजिए। आप स्कूल देखिए, जहाँ पे कभी टूटे होते थे स्कूल, भाग जाते थे, आज उसमें डेस्क देखिए, टीचर देखिए, फिनलैंड पढ़ने जा रही है, बच्चे जर्मनी जा रहे हैं। लोगों के पास में अनेकों कारण है, तो आम आदमी पार्टी को एक कुशल नेतृत्व है, केजरीवाल एक क्लियर नेता है। आपने लाखों आरोप लगा के जेल में बंद कर दिया, एक नया पैसा आप रिकवरी नहीं दिखा पाए। ये तो सीबीआई नोटों से, ईडी नोटों से दिखाती है टीवी पे, कुछ नहीं निकला। मनीष जी पे कुछ नहीं निकला, संजय भैया पे कुछ नहीं निकला, आप बेवजह शोर मचाते रहे। आपने कहा शराब के ठेके खुल गए, वजीरपुर में आप पत्रकार हैं, आप मीडिया चलाते हैं, पता ही कितने ठेके खुल गए। केशवपुर में मेगा मॉल हुआ करता था शराब का, मैंने वो बंद करा दिया, एक दुकान लेके सारी बंद करा दी। आप जिस भी चीजों में देखते हैं, अच्छा एमएलए आप देखिए, छठ पे पूजा होती है, मैं तो पानी में उतरता हूँ,
कितने इनमें से उतर जाते हैं। जो लोग आज टिकट की बात करते हैं बीजेपी से, कांग्रेस से, फलाने से, कितने हैं जो 36 घंटे का पानी का व्रत कर ले, कितने हैं जो जमीन पर उतर जाए, कितने जो सुबह जब आपके घर पानी ना आए तो साइकिल चला के यूजियास पे घूमना शुरू करें कि आपके पानी आके घर आके पानी पी जाए। ये कितने जन्माष्टमी में 30 मंदिरों में चले जाए, वहां पे जाके पूजा करें। कितनों को लोग गुप्ताणी कहते हैं, कितनों को मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने अपने आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे 5 गिनवाए। अच्छा, राजेश गुप्ता जी के ऐसे 5 अचीवमेंट कौन से हैं जो जनता के बीच बड़े पॉपुलर हैं और इस बार लोग उन्हीं को चाहते हुए वोट करेंगे? देखो, अपने बारे में बोलना मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है कि मेरी क्या 5 अचीवमेंट हो सकती है। मैं ये चाहूंगा कि ये बात तो या तो आप बताएं, जो आपके लोग बताते होंगे, या जनता बताए तो ज्यादा अच्छा है। खुद मियां मिट्ठू मन्ना, मुझे बस इतना पता है कि मैंने एक बात कही थी आपके सामने, नीचे एक शॉप है राजीव नारायण जी की, बहुत बड़ी कार है बस, वो इस बात को रिपीट करते रहते हैं। मैंने कहा था कि मैं इस खौफ को खत्म कर दूंगा कि एमएलए लोग एमएलए से दूर भागते थे, डरते थे, घर में जाते थे, थोड़ा दूर बैठते थे। आज वो मेरे साथ बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। आपके खुद घर आए वो 3 बार, आपके घर में बैठ के चाय पिया। 10 साल हो गए मुझे एमएलए बने हुए। मैंने 10 महीने में लोगों को बदलते हुए देखा, 10 दिनों में बदल जाते हैं। मैं वैसा ही हूँ, ऐसे घूमता हूँ। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं सबसे आज भी वैसी बात करता हूँ। मेरा जो स्वभाव था वो न बदला था, न बदला है, न बदलेगा। दूसरी ये है कि जब आपकी तकलीफ हुई तो उस तकलीफ को मैंने अपनी माना, इसलिए मैं 5 बजे लेके घूमा। मैंने साइकिल चलाई कि यार मैं कहा जा के घर में देखूंगा किसको क्या तकलीफ हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि जब मैंने कोई भी इशू देखा, एनवायरमेंट का इशू आया, तो मैं क्या कर सकता था, तो मैंने सारे साइन वर्ड चेंज कर दिए। मैंने उठा के उनके ऊपर ग्रीनरी कर दी ताकि जब आपकी गाड़ी का धुआं लगे तो पोल्यूशन ना उठे। मैंने शादी ब्याह दुख सुख में जितने कार्ड मेरे पास है, 17 दिया, आप जानते हो। 17 में गया, 2 बजे घर पे आया, सुबह फिर 5 बजे आपको पार्क में मिल गया। मैंने एक दिन का योगा नहीं करा, मैं 365 दिन का योगा पार्क में अपनी दरी बिछाता हूँ, वहां कर लेता हूँ। आप देख लीजिए, आप लोगों से पूछ लीजिए, आपको बता दें। मैंने प्रभात फेरियां हुई, एक दिन में नहीं छोड़ी था, एक दिन में प्रभात फेरी नहीं छोड़ी। हर धर्म को, जाति को मैंने सम्मान दिया, अपनी को भी दिया, आपकी को भी दिया। अपने धर्म की इज्जत दी तो किसी और का अपमान भी नहीं करा। मेरी कोशिश ये रही कि ये वजीरपुर विधानसभा, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट विधानसभा है, ऐसी विधानसभा नहीं है कि एक तरफा चले। हर बार विधायक चेंज हो जाते थे कि बंधु जी दो बार जीत पाई या मुझे ये सम्मान मिला। लेकिन मैंने कोशिश करी कि जो वोट मुझे नहीं भी मिला था 2015 में, जब मैं 22,044 से जीता तो मैं कुछ क्षेत्रों में पीछे था, लेकिन 2020 में मैंने उन क्षेत्रों में जीता। भारत नगर, केशवपुरम, कोटियों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, सत्यवती से, जिनके अभी ज्ञान जी अंकल की बातें कर रहे थे उनके एरिया से, ऐसे बहुत क्षेत्र थे जहाँ मैं उस वक्त पीछे था। लेकिन मैंने उन एरियाज को दोबारा, मैं जीतना शब्द अच्छा लगता है, मैंने जीत लिया। मुझे लगता है कि मुझे प्यार मिला। मैं वोटों की बात ना करके ये जरूर कहूंगा आपसे, मेरा प्यार लगातार बढ़ा, कॉन्टिन्यूसली बढ़ा, वो अब भी बढ़ रहा है। वोट तो कौन किसको देता है किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ये जरूर बताती है कि लोगों का लगाव, लोगों का प्यार बहुत बड़ा है। वो इज्जत, वो मान सम्मान इस कमरे से निकलने के बाद भी आप मेरे बारे में क्या बात करते हो, तो वो ज्यादा जरूरी है और वो अच्छी है। आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांटने की सोच रही है। अगर बीजेपी की रेवड़ी में मिठास ज्यादा हुई, यानी जो पॉलिसी, जो फ्री बीज वाला सिस्टम आम आदमी पार्टी का मेन पॉइंट है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसी को रेप्लिकेट कर लिया बीजेपी ने और उसमें ज्यादा मिठास दे दी, ज्यादा एग्जम्पशन, ज्यादा फ्री बीज ऑफर किया, तो आपको लगता है कि दिक्कत हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो जो ओरिजिनल आदमी है, अगर ओरिजिनल है तो आप भी ओरिजिनल को पसंद करता है, क्यों डुप्लीकेट को क्यों लेगा। तो जब अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं तो किसी और की जरूरत नहीं है। दूसरी बात सिर्फ रेवड़ी की नहीं है। ठीक है, हम कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि हमने 30,000 करोड़ के बजट को 77,000 करोड़ करा। पूरी दिल्ली में एक सरकार, पूरे भारत में एक सरकार है जो प्रॉफिट में। मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग की प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है जो भारत सरकार का है, तो हम पे प्रॉफिट है, आप ही का पैसा है, हम थोड़ा सा आपको वापस दे रहे हैं। पैसे का क्या करोगे, दोबारा बाजार में डालोगे, बाजार चलेगा, रोजगार बढ़ेगी। हम उस इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। दूसरा, उसके अलावा मैंने इंफ्रा पे बात करी, आपको मैंने बताया मेट्रो के बारे में, रोड्स के बारे में। लाइट पूरी दिल्ली में कितनी लाइट्स लगी है और वजीरपुर में आप जानते हैं, अभी हाईमक सामने तो लगाई है कि आपके सामने लगाई कार है बस पे। मैंने ये बहुत अंडरपास था, कितना पानी भरता है, मैंने उसको पंप डबल कर दिया, पानी नहीं भरता। बात सिर्फ फ्रीबीज की नहीं है, बात ये है कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है। बस उनका, क्योंकि बीजेपी के प्रोपेगेंडा था कि वो कह रहे थे मतलब वहां से जीत रहे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि C1 C2 C3 वोट निकाल के देख लीजिए, मेरे लगभग बराबर है। तो प्रोपेगेंडा फैलाना कि हम एक जगह से जीतते हैं, हम सब जगह से जीतते हैं, हर आदमी हमें प्यार करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हर क्लास हर कास्ट, हमको वोट करती है। रही बात बीजेपी की मिठास वाली, देखो मीठे 2 तरीके की चीजें होती है। गुड़ की मिठास होती है जो सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है,
एक चेहरे की मुस्कान होती है, उसमें भी एक मिठास होती है, बोली की मिठास होती है, और एक होती है सैकरीन की मिठास, केमिकल जो आपको नुकसान करेगा, बड़ी बीमारियां लेके आ सकता है। तो वो झूठ की जो सैकरीन जो बीजेपी देती है, सिलेंडर कहा था हम सस्ता कर देंगे राजस्थान में, कर दिया क्या? हमने जो कहा हमने कर दिया, उन्होंने करा। वो कहते और बाद में मना कर देते, बाद में कहते पॉसिबल नहीं, बाद में कहते जुमला है। तो जुमले नहीं चलेंगे। लोग जानते हैं कि ओरिजिनल उनके सपोर्ट में उनको प्यार करने वाला दिल्ली का लाडला, दिल्ली का श्रवण कुमार कौन है, वो जानते हैं। वजीफा में उनका बेटा दिखता कौन है, लगता कौन है, बोलता कौन है। भाई मैं तो सच का बेटा ही हूँ, दिख भी रहा हूँ। अब वो जब बेटा तो लगने दे, कहीं से कोई कहने से क्या होता है, टेस्टेड है। हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि आज मैं कह सकता हूँ कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो लोगों ने इस्तेमाल भी कर लिया, विश्वास भी कर लिया। 2020 में भी रिजल्ट दिया था और हर बार प्यार दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्यार में कहीं कोई कमी नहीं आई, बढ़ाई हुई। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल बड़ी प्रमुखता से सामने नहीं आ रहे, क्या वो अपने काम पर लोगों से वोट मांगेंगे, या उनको लगता है आपको कि भी हर बार जितने प्रबल तरीके से सामने हम चेहरा रखते हैं, आपकी आम आदमी पार्टी रखती है अरविंद जी का, वो इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा? देखो, चेहरा एक ही था, एक ही रहेगा अरविंद केजरीवाल। जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, कहते हैं पोल्यूशन है, देखो प्रोपेगेंडा देखो, और दिल्ली में बड़ा पोल्यूशन है साहब, लाहौर से लेके गोवा तक पोल्यूशन है। आप पढ़े लिखे आदमी हो, देख लो है। और अब हवा चल रही है तो यहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है। अब दिल्ली कोई हालत तो है नहीं मेरे भाई कि हरियाणा में पोल्यूशन हो, यूपी में पोल्यूशन हो, दिल्ली में ना हो, क्या संभव है? लेकिन बेवजह बात करनी, उस पर जो काम करना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सारे स्टेट्स को बैठाना चाहिए। हमारे भी प्रधानमंत्री, हम तो आदरणीय कह रहे हैं, तो बैठ के काम कर ले, लेकिन नहीं करना, प्रोपेगेंडा करना है, लोगों से प्यार नहीं है। सेम कहानी यमुना की, आप पानीपत से उसमें नाले डाल दोगे, हम फिर भी उसे क्लीन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अरविंद जी कह रहे हैं मेरा थोड़ा सा एक काम थोड़ा सा कम रह गया, इसको एक मौका मुझे चाहिए करने के लिए। अब आप पानी की बात करो, आप कहते हो पानी सब जगह गंदा है, बताना साहब सदीपुर में कहाँ कहाँ आ रहा है? जहाँ रहा हूँ मैं कल तुम्हें पहुंच जाऊंगा, बताओ आपके घर साफ आ रहा है नहीं आ रहा? कब आखिरी बार गंदा आया था? उसके बाद में कहते हैं रोड पे खड्डे खड्डे, बताना साहब कहाँ है? मैं आपके साथ अभी लेके चलता हूँ अपनी साइकिल लेके, गाड़ी लेके। प्रोपेगेंडा है, झूठ है और कुछ नहीं है। जिस चीजों पे, जिन मुद्दों पे ये वोट मांगते हैं, अच्छा फिर फ्रीबीज हमें कहते हैं हम दे रहे हैं। हमने ऑटो वालों के लिए कल अनाउंस करी, एक उसमें जोड़ के आज बोल दिया। अरे भाई तुम कहते हो 80 करोड़ लोग इस देश के, वो भूखे हैं, यही तो कह रही हूँ, मैंने तो नहीं कहते उनको राशन देंगे। जिस देश के अंदर आप 60% लोगों को मानते हैं कि बस खाने की रोटी नहीं है, आप कहते हो कि हमने डेटा दे दिया, आप डाटा दिए जा रहे हो, आटा दे दीजिए, तो आपने फ्री कर दिया, आप उसे फ्री भी नहीं मानते। आप ये कहते हो कि हम जो कुछ भी देंगे वो तो ठीक है, हम अनाउंस कर देंगे, हम पैसे देंगे। आपने महाराष्ट्र में क्या किया? आपने हर महिला के, हर बच्चे के खाते में 4 महीने के 1,500 रुपए के हिसाब से पैसे डाल दिए, 6,000 रुपए, आपके तब जीत गए। सबको सब मालूम है कि आप जब करते हो तो बस एक प्रोपेगेंडा है, झूठ है। जैसे मैंने भी आपसे कहा, एक एरिया में जाओ, कुछ भी बोलना शुरू कर दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन लोग इस बातों को समझते हैं। ठीक है, 10-20% लोग इनकी बातों में आ जाते हैं कि बेचारे ना समझे, व्हाट्सएप टीवी देख के अपना विचार बना लेते हैं। लेकिन मोटे तौर पर लोग सच को सही और सही को सही समझ लेते हैं। पब्लिक भोली है, नादान है, लेकिन वो इतनी बेवकूफ नहीं। चलिए, साफ कर दिया इन्होंने कि ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। वाक्पटुता की जादूगरी में महारत हासिल है राजेश गुप्ता जी को। आप सभी चैनलों पे देखते होंगे, शायद यही वजह है इनकी वाक्पटुता की जादूगरी है जो पार्टी ने इन्हें स्पोक्स पर्सन बना रखा है। तो चलिए देखेंगे कि तीसरी पारी खेलने जा रहे हैं विधायक जी, कैसे खेलते हैं। ये अपनी इसी वाक्पटुता की जादूगरी का जादू विधानसभा के सब लोगों पर चलाएंगे, या इनके किए हुए काम जो है वो जनता में इन्हें एक बार फिर जीत दर्ज करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले एपिसोड कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा एमएलए में फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद।